हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। तो हमने आपके सामने जो सीरीज चालू की थी क्लास 11th इकोनॉमिक एनसीईआरटी के बुक का, और तो इसका आज हम चौथा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। पिछले 3 लेक्चर को मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। आपने जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाएं, चैनल में उन तीनों वीडियो को ब्राउज करके आप देख सकते हैं। तो आज के चौथे पार्ट में हम जैसे देखेंगे कि ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास से उसके महत्वपूर्ण मुद्दों को समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास के लिए सर्वांगीण विकास की क्या दृष्टि है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, उसको जानेंगे। और ये ग्रामीण विकास में साख और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे। आजीविका के स्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों की विविधता के महत्व को समझेंगे, और साथ ही साथ धारणीय विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझेंगे। तो इस तरह हमारा ये ग्रामीण विकास का आज लेक्चर होने वाला है, और जिसको हम समझेंगे। तो मूलतः हम लोग जानेंगे कि पहले कि ग्रामीण विकास है क्या, इसका शब्द क्या है। तो जैसे कि आपके सामने मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी है, वो इस प्रकार मानव संसाधनों का विकास जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। जैसे ग्रामीण विकास में आप क्या कर सकते हैं, साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास कर सकते हैं। स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल है। भूमि सुधार कर सकते हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों का विकास भी कर सकते हैं। आधारित संरचना का विकास, जैसे बिजली, सिंचाई, साख, ऋण, विपणन, परिवहन सुविधाएं, और साथ ही साथ ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना काम कर सकते हैं। कृषि अनुसंधान विस्तार कर सकते हैं, सूचना प्रसार की सुविधाएं दे सकते हैं। और इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं के महत्वपूर्ण सुधार को भी आप कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और जिससे उत्पादक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह हम ग्रामीण विकास के एक व्यापक शब्द को समझें, और जिससे हमें ये पता चलता है कि निम्नलिखित कार्यों के द्वारा हम ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उस पर विभिन्न सुधार भी किए जा सकते हैं। तो इसका जैसे हम देखेंगे कि ग्रामीण विकास में उसका मेन अभिप्राय क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो जैसे इसमें ये दिया गया है आपके सामने, ये इसकी परिभाषा दी हुई है। ग्रामीण विकास से अभिप्राय उस क्रमबद्ध योजना से है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर तथा आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जाती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ग्रामीण विकास में विभिन्न प्रकार की क्रम योजना द्वारा लोगों के आप जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, उनकी शिक्षा गुणवत्ता, जीने के तरीके, और साथ ही साथ उन पे विभिन्न सुविधाओं का लाभ देके उनके जीवन प्रत्याशा भी बढ़ा सकते हैं। तो ये ग्रामीण विकास के एक इसका ग्रामीण विकास के एक क्या बोलते हैं आपके सामने हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है। और जैसे इसमें दिया है ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व, इसको हम देखने के लिए जैसे करेंगे तो ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व में क्या होता है। प्रश्न नंबर में आपके सामने ये दिया है कि भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। मतलब अगर भूमि में जो गांव में जमीन है उसमें प्रति इकाई यानी भूमि सुधार करके आप उसको विभिन्न हाइब्रिड बीजों द्वारा और फर्टिलाइजर द्वारा उसको आप अगर एक उत्पादकता के एक विशेष स्तर पर ले जा सकते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और सरकार की आमदनी बढ़ेगी, जिससे जीडीपी में सुधार होगा। और जीडीपी सुधार होने से क्या होता है कि लोगों के जीवन स्तर में भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में कृषि उत्पादक को बढ़ा के भी आप ग्रामीण विकास कर सकते हैं। कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उसके उत्पादक का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। मतलब बाजार आधारित आप कार्यों को करके बाजार से आप उनको सुविधाएं प्रदान करके उनके अनाजों को अधिक दामों में खरीद कर और सुविधायुक्त खरीद कर, इस तरह आप उस किसान के अनाजों को खरीद कर भंडार कर सकते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होता है। और जब उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा तो उनकी जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर में सुधार होगा। तो बाजार प्रणाली को भी सुधार के आप ग्रामीण विकास को आप बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ किसानों का कल्याण भी कर सकते हैं। इसमें जैसे तीसरा नंबर आपके सामने दिया है, ज्यादा मूल्य वाली फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देना। मतलब जो जैसे आपकी खरीफ, रबी या जायद, इसमें क्या होता है कि तीनों फसलों में जो मूल्यतः आपकी कैश क्रॉप है, मतलब फसल जिसमें से ज्यादा पैसे आ सकते हैं, जिससे ज्यादा मूल्य मिल सकते हैं किसानों को, उन फसलों को आप बढ़ावा दे सकते हैं
लोगों को जागरूक करके, किसानों को जागरूक करके उसके प्रति आप सुचारू रूप से क्लास लगा के मास कम्युनिकेशन मीडिया द्वारा, विभिन्न समाचार पत्र द्वारा और टीवी प्रोग्राम द्वारा ज़्यादा मूल्य वाली फसलों को आप लगवा के उससे उत्पादन उनका बढ़वा के भी आप ग्रामीण विकास कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः ग्रामीण विकास में, ग्रामीण विकास को विकास करने के लिए मुख्य तत्व हैं। और चौथे नंबर में आप देखते हैं कृषि विविधीकरण को बढ़ाकर, कृषि में विभिन्न प्रकार के विविधीपूर्ण परिवर्तन करके कैश क्रॉप, साथ ही साथ फॉडर क्रॉप, जो आपके साथ क्या बोलते हैं, खेती के साथ साथ आपके जानवरों के लिए भी उपयोगी होगी, जिससे दूध का व्यापार हो सकता है कैटल में, और साथ ही साथ मांस का भी व्यापार हो सकता है। तो इसलिए कृषि विविधीकरण को भी बढ़ाकर आप ग्रामीण विकास को बढ़ा सकते हैं। पांचवें नंबर में जैसे देखते हैं उत्पादन की गतिविधियों का विविधीकरण, ताकि फसल खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधनों को ढूंढा जा सके। तो इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन की गतिविधियों में, मतलब जैसे प्रोडक्शन जैसे किया जाए, तो साथ क्रॉप का प्रोडक्शन के अलावा भी आप मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैटल से आप मांस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार से आप पशुओं से बनने वाली खाद का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह फसल में खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधनों को आप ढूंढ कर किसानों को जागरूक करके, लोगों को जागरूक करके उनके अलग से भी आप कमाई का जरिया ढूंढ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, उनको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे आजकल सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ अगर किसानों को मिलता है तो किसान की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है, और साथ ही साथ उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। और उनके वैकल्पिक साधनों को जब आप ढूंढ देंगे, तो जो आज वर्तमान समय में पैसों की तंगी होती है जिस कारण किसान आत्महत्या करते हैं, तो वो उसमें कमी आएगी और किसान अपना एक अलग ढंग से जीवन जीने की कोशिश करेगा। और जैसे आप ये छठवां देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं, इसका तात्पर्य जैसे ये है, यहाँ ये जूम हो गया है, इसको जूम आउट करेंगे तो ये छठवें नंबर में जैसे अपना ये दिया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं को बढ़ाकर, मतलब ऋण वाली सुविधाओं को अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाएंगे, क्या होता है कि बहुत से किसान ऐसे हो जिनके पास पोटेंशियल होता है, जमीन होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, और उनके पास आइडियाज होते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन आइडियाज को वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं, और जिसके कारण वो खेती के नए नए जो तरीके अपना लगा सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं देकर, ऋण की सुविधाएं अगर प्रदान करते हैं, तो वो किसान जिसके पास पोटेंशियल है काम करने की, और साथ ही साथ उस प्रकार के किसी भी कार्य से विभिन्न लोगों को लाभ पहुंचा सकने की, तो वो जरूर करेगा अगर उसके पास ऋण की सुविधा है। तो आप अगर ग्रामीण विकास में मदद करना चाहते हैं, फिर ग्रामीण विकास करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये साख की सुविधाएं, जैसे वर्तमान समय में नाबार्ड बैंक द्वारा और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विभिन्न ग्रामीण और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वे खेती के नए साधन उपयोग करते हैं, नए नए तकनीक मशीनों का उपयोग करके खेती की उत्पादकता को बढ़ा के सरकार के जीडीपी में योगदान देते हैं। तो इस तरह भी आप ग्रामीण विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जैसे सातवें नंबर में ये दिया है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि रोजगार द्वारा निर्धनता को कम करना। मतलब आप जैसे देखते हैं कि गांव में जो अपना निर्धनता होती है वो मौसमी निर्धनता होती है, कि जैसे आपके रबी की फसल में कटाई या बुवाई के टाइम पे आपको जॉब मिल सकती है, आई मीन आप रोजगार पा सकते हैं। खरीफ में भी ऐसा होता है, और जायद में बहुत कम होता है, लेकिन रबी खरीफ में आपके देखने को मिलता है। तो अपने यहाँ मौसमी रोजगारी पाई जाती है, मतलब किसी विशेष मौसम में आपको काम मिलेगा, बाकी साल भर आप बेरोजगार रहेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि रोजगार द्वारा, मतलब विभिन्न प्रकार के गैर कृषि रोजगारों द्वारा भी आप ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनकी निर्धनता कम होगी, जीवन प्रत्याशा सही होगी, और उसके साथ साथ वो जीने का ढंग और उनके जीवन में मतलब जो उनका व्यक्तित्व है उसमें सुधार होगा। तो इस तरह भी ग्रामीण विकास के में आप ग्रामीण विकास में आप सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती, जैसे वर्तमान समय में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों द्वारा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, वायरस के द्वारा अटैक होके मनुष्य का जीना मुहाल हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज की फसलों में, सब्जियों में जो होता है केमिकल का फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जिस कारण से क्या होता है वो फर्टिलाइजर और केमिकल युक्त भोजन हम ग्रहण करते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो जैविक खेती एक ऐसा जरिया है कि आप लोगों को मतलब बिना केमिकल युक्त भोजन और उनमें किसी प्रकार की फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है, वो जैविक तरीके से खेती होती है जो एक तरह से शुद्ध होती है, और वो मतलब क्या होता है, लोगों की आय को वर्धन में भी सहायक होती है, आय वर्धन में सहायक होती है, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देकर भी आप ग्रामीण विकास कर सकते हैं। और जैसे इसमें अंतिम और नौवें
बिंदु में क्या दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। शिक्षा जैसे होता है एक बेसिक पहलू होता है ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षित करने के लिए, उनको विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए। जब लोग शिक्षित रहेंगे तो मास मीडिया द्वारा, टेलीविजन द्वारा और समाचार पत्र द्वारा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, तथा वो सरकार क्या चाहती है, क्या इम्प्लीमेंट कराना चाहती है सरकार, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आई हैं, वो जब ग्रामीण लोग शिक्षित रहेंगे और तो वो उस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और जानकारी लेते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने से तात्पर्य ऐसा है कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ही खस्ता हाल है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा है कि नॉर्मल एक सामुदायिक भवन भी नहीं है, जिससे क्या होता है कि इलाज के अभाव में किसान ग्रामीण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके भी आप ग्रामीण विकास में सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह ये ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व हो गए। और अपन ये देखेंगे कि भारत में ग्रामीण साख के स्रोत में जैसे पहले नंबर में आपका ये आता है गैर संस्थागत अथवा अनौपचारिक स्रोत। इसका तात्पर्य ये है कि जो गैर संस्थागत मतलब इसमें प्रकार की आपका किसी गारंटी नहीं रहती है, ये लोगों द्वारा बनाया हुआ होता है, ये कोई औपचारिकता नहीं होती, इसमें अनौपचारिक होते हैं। तो इसमें क्या आता है, आपके साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, कमीशन एजेंट आते हैं, जमींदार आ गए, और आपके वे संबंधी हो गए, मित्र हो गए, इनको शामिल किया जाता है। मतलब इनके द्वारा अगर आप लोन ले रहे हैं, किसी प्रकार का कर्ज ले रहे हैं, तो इसमें सरकार की गारंटी नहीं होती, ना ही इसमें कोई कुछ कर सकता है। तो ये साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, ये ग्रामीण भारत में मतलब ऋण प्रदान करने के गैर संस्थागत स्रोत है। और अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार है, और सबसे ज्यादा लोग इन्हीं के द्वारा ऋण लेते हैं, जो एक तरह से गलत बात भी है, क्योंकि ऐसे साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट क्या करते हैं, उच्च ब्याज दर लागू करते हैं, मतलब लेते हैं लोगों से, जिनसे क्या होता है कि किसान, ग्रामीण लोग, और क्या होता है कि अपने ब्याज के दलदल में फंस जाते हैं और जिंदगी भर ब्याज ही चुकाते रहते हैं, और इनका वो गलत फायदा करते हैं। तो ये भारत में गैर संस्थागत के स्रोत है। लेकिन क्या है कि लोगों को जानकारी का अभाव होने पर, और इसमें बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कागजी कार्यवाही के द्वारा आपको पैसा आसानी से मिल जाता है, तो ज्यादातर लोग इन्हीं लोगों का विश्वास करते हैं, इन्हीं लोगों से ऋण लेते हैं, जो गलत है। सरकार इन पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध भी लगाती है, और इनको विभिन्न प्रतिबंधों द्वारा दंडित भी करती है अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, पर फिर भी ये एक तरह से जरूरी है, तो लोग इनका भी उपयोग करते हैं। और संस्थागत तथा औपचारिक स्रोत, ये ऐसे स्रोत होते हैं जो सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। मतलब ये आपके सरकार द्वारा होते हैं, सरकार द्वारा पोषित होते हैं, सरकार द्वारा इसमें पूरी तरह से आपका पैसा जमा किया जाता है, और सरकार द्वारा ही पूरा डाटा रखा जाता है लोगों का कि कैसे लोगों को इसमें लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके लिए एलिजिबल है, नहीं है, क्या कैसे है। तो इसमें पहले नंबर में आते हैं सहकारी साख समितियां। सहकारी समितियां होती हैं कि मतलब कुछ लोगों का औपचारिक रूप से क्या होता है, एक अपना ग्रुप होता है जो सहकारी मतलब साख समितियां बनाते हैं। ये कुछ होती हैं जो गवर्नमेंट भी होती है, तथा कुछ लोग होते हैं कि जो प्राइवेट खुद तौर पर अपने आपस में पूरा ये सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं, जिससे जिनको लोन की जरूरत होती है उनको लोन दिया जाता है गांव में, और उनको उनसे उचित ब्याज दर लेकर लोन दिया जाता है। तो ये सहकारी साख समितियां होती हैं। और इसमें दूसरे नंबर पे जैसे दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य व्यापारिक बैंक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और विभिन्न प्रकार से प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआई, एचडीएफसी, ये क्या करते हैं कि ग्रामीण लोगों में किसानों को लोन प्रदान करते हैं। ये क्या होता है, एक तरह संस्थागत जरिया है लोगों को लोन प्रदान करने का, जो कि एक अच्छा तरीका भी है। क्या होता है इसमें, आपको लोन के कम ब्याज दरों में लोन भी मिलता है, और साथ ही साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं कि गारंटीड रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे उच्च ब्याज दर, जितना ब्याज दर आपसे कहा गया है उतना ही ब्याज दर लेते हैं, ज्यादा ब्याज दर नहीं चार्ज करते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैरिंग बैंक ऐसे होते हैं। तीसरे नंबर में जैसे अपना आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे होते हैं जो किसी क्षेत्र के हिसाब से रहते हैं, मतलब एक जिले के लिए, एक राज्य के लिए, मतलब वो किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे बैंक खुलते हैं जो वहाँ के मतलब लोकल लोग हो गए, मतलब स्थानीय लोग हो गए, उनके लिए बैंक होता है। और स्टेट बैंक जैसे अन्य व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, ये सेंट्रल लेवल के होते हैं, मतलब पूरे देश में इनकी समितियां होती हैं और पूरे इनके ब्रांचेस होते हैं। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या हो गया, जैसे आपका पंजाब, ये क्या बोलते हैं,
मध्यांचल ग्रामीण बैंक हो गए, ये आपका क्या हो, मध्य प्रदेश क्षेत्र में ऐसे होते हैं कि जो किसी मतलब लोकल एरिया वाले ये बैंक होते हैं, ये उन्हीं लोगों को लोन देते हैं, ये बाहरी व्यक्ति को लोन नहीं देते हैं। तो ये भी भारत के ग्रामीण में एक साख के स्रोत होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और अपना ये आपका हो गया, चौथा नंबर हो गया कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड। ये मूलतः किसानों को लोन देता है, और किसान के द्वारा ही ये वित्त विभिन्न प्रकार से सरकार से द्वारा ये वित्त पोषित होता है, किसानों को लोन प्रदान करता है, और ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही लोन देता है। तो भारत के ग्रामीण साख स्रोत में जो संस्थागत औपचारिक स्रोत में, तो इसका अंतिम जैसे है स्व सहायता समूह, जैसे कि सहकारी समितियां होती हैं कि कुछ मतलब लोगों द्वारा समूह बना के आपस में सहकारी समितियों द्वारा, सरकार द्वारा भी किया जाता है। उसी तरह स्व सहायता समूह होती है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप होता है किसी ग्रामीण क्षेत्र में ही, हर ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अपने एरिया के, वो अपने स्व सहायता समूह होती हैं। वो एक निश्चित धनराशि आपस में एकत्रित करते हैं, और उन समूह में जिसको भी उस पैसे की आवश्यकता होती है, उनको निश्चित ब्याज दर द्वारा उसको प्रोवाइड कराया जाता है उतने समय के लिए, और वो पूरा पैसा ब्याज सहित उस फंड में दोबारा से जो मतलब पैसा लेता है उस दो समूह में दोबारा से देता है। तो ये इस तरह स्व सहायता समूह कार्य किया जाता है। इनको क्या किया होता है कि सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया जाता है, और एक तरह से ये ग्रामीण में जो होता है कि लोगों को सुविधाओं के लिए, ऋण सुविधा के लिए भी एक अच्छी तरह मतलब योजनाएं देते हैं, जो एक तरह से अच्छी बात भी है। क्योंकि क्या होता है कि लोग किसी गलत हाथों से पैसा लेके अपना जीवन नष्ट करने से अच्छा है कि ऐसी जगह से पैसे ले जहां से वो अपना भविष्य भी बना सकते हैं और लोगों के काम भी आ सकते हैं। तो इस तरह ये भारत में ग्रामीण में साख के स्रोत हो गए। और जैसे हम ये देखेंगे कृषि विपणन क्या होता है, मतलब बाजार आधारित कृषि क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें आपका क्या होता है कि फसल का संग्रहण किया जाता है, फसल, फिर उसके बाद प्रसंस्करण किया जाता है, वर्गीकरण, पैकिंग और भंडारण, फिर परिवहन तथा बिक्री से संबंधित किया जाता है। इस तरह ये आपका कृषि बाजार आधारित कार्य है। इसमें क्या कृषि फसल संग्रहण से तात्पर्य ऐसा है कि जैसे आपकी फसल खलिहान से कट के आई, तो उसको छान के उनको साफ करके फसल को संग्रहित किया जाता है। संग्रहण करने के बाद उसको औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जाता है, जहाँ उसका प्रसंस्करण किया जाता है। उससे क्या किया जाता है कि प्रसंस्करण किया जाता है, और जहाँ से उससे सिंथेसाइज प्रोसेस करके नई चीज़ बनाई जाती है। फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है कि जैसे आपका क्या बोलते हैं कि इससे मतलब आटे से क्या बनेगा, आपका ब्रेड बनेगा कि क्या बनेगा, उस तरह उसका वर्गीकरण किया जाता है प्रसंस्करण करके। फिर उसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके उसको भंडारित कर दिया जाता है, भंडारित करके उसको परिवहन द्वारा विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है बिक्री के लिए। तो इस तरह ये बाजार आधारित क्रिया आ जाएंगे। तो बाजार, ये कृषि विपणन एक अच्छा तरीका है किसानों के विकास के लिए तथा उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कृषि विपणन में दोष भी है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जैसे देखेंगे कि कृषि विपणन के क्या ऐसे दोष हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया जाता है अपर्याप्त भंडार गृह। अपर्याप्त भंडार गृह, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं ऐसी सुविधाएं होती है जहां लोग बाग उनके लिए शीतलन गृह होते हैं, जहां वो अपनी अनाज की फसलों को जब संरक्षित करना चाहें तो कर सकते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, और प्राइवेट भी ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं सुविधा है, कहीं कहीं सुविधा नहीं है। तो अपर्याप्त भंडार गृह के कारण कृषि का व्यापार में, मतलब उनका मार्केट में वो अपना सामान नहीं पहुंचा सकते, जिस कारण क्या होता है कि ये कृषि विपणन को, कृषि में बाजार आधारित क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जब भंडार ही गृह सही नहीं होगा तो उसको आप प्रसंस्कृत नहीं कर सकेंगे, उसको कोई व्यापारी उसको खरीद नहीं सकेंगे, क्योंकि समय पे जब आप उसको संरक्षित कर सकेंगे तो जब उसकी जरूरत होती है तभी व्यापारी उसको खरीद पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इस तरह अपर्याप्त भंडार गृह भी कृषि विपणन का एक दोष है। और जैसे ये देखा जाए, आपका दूसरा है परिवहन व संचार के कम साधन। परिवहन संचार के कम साधन से तात्पर्य ऐसा है कि साधन सुविधा हर किसी के पास नहीं है वर्तमान समय में। अगर देखा जाए तो अगर आप मार्केट में अपने किसी अनाज को लेके बेचना चाहते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सुविधा ना होने की वजह से, बारिश हो जाने से या फिर ज़्यादा देर बाहर खुला में रखने से आपका अनाज खराब हो जाता है। तो परिवहन व संचार का साधन नहीं होने के कारण लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती और सही समय पर वो अपना सामान नहीं बेच पाते। तो उसके कारण भी कृषि व्यापार में, बाजार में कमी होती है। अनियमित मंडियों में गड़बड़ियाँ, मतलब मंडियों का उचित रूप से रख रखाव नहीं किया जाता, उनमें
आपका कह सकते हैं कि दोषारोपण द्वारा या फिर उनमें किसी एक का मतलब शासन व्यवस्था सही ना होने से अनियमितताएं होती है मंडियों में, जिससे किसानों को भी लाभ नहीं मिल पाता, किसानों का अनाज भी खराब हो जाता है और इस तरह सरकार को भी नुकसान होता है। तो अनियमित मंडियों की गड़बड़ियों से भी कृषि बाजार को विभिन्न प्रकार से कमियां होती हैं, प्रभावित होते हैं। बिचौलियों की बहुलता, मतलब किसान अगर अपना अनाज उसे बेचना चाहता है, अगर उसे 200 रुपये में बेचना है, लेकिन बिचौलियों के कारण उनका सामान क्या होता है या फिर बाजार के दलालों द्वारा वो 150 रुपये में या 100 रुपये में, इस तरह वो तो कमीशन खा के उनका कम पैसों में उनका सामान ले लेते हैं। तो बिचौलियों की बहुलता भी कृषि बाजार को प्रभावित करती है। और पांचवा नंबर जैसे दिया है फसल की उचित वर्गीकरण का अभाव। फसल की उचित वर्गीकरण का मतलब ये है कि जैसे आप किस प्रकार की खेती करेंगे, कौन सी खेती से आपको ज़्यादा फायदा है, मार्केट में किसकी डिमांड है, लो तो ये जानकारी ना होने से उसका वर्गीकरण ना होने की वजह से क्या होता है कि आप ऐसी फसल लेके आए जिसके बाजार में मांग नहीं है, किसी मंडियों में उसकी मांग नहीं है, तो उसका आपका उचित दाम नहीं मिलता। जब आपको उचित दाम नहीं मिलेगा तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और साथ ही साथ आप उस फसल का दाम नहीं पाएंगे तो आपका ये साल बर्बाद हो जाता है। तो फसलों का उचित वर्गीकरण के अभाव भी कृषि व्यापार को प्रभावित करता है। पर्याप्त संस्थागत वित्त का अभाव, मतलब विभिन्न संस्थाएं जो कृषि व्यापार के लिए किसी विपणन में सहयोगी है, उनमें वित्त का अभाव होने की वजह से वो सुविधाएं नहीं प्रदान कर पाती। जब वो सुविधाएं नहीं देती तो लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन सी फसल को कहाँ ले जाके बेचना है। तो इस तरह से भी कृषि व्यापार को नुकसान पहुंचता है। और सातवां अंतिम जैसे इसमें दिया गया पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव, मतलब बाजार आधारित क्रिया, जैसे आपने देखा कि संचार का अभाव है, परिवहन का अभाव है, अनियमित मंडियां होंगी, बिचौलियों का अभाव, और बाजार में बेचने से किसी व्यापारियों की एकजुटता के कारण क्या होता है, किसानों को लोगों को उनका मतलब मूल्य नहीं मिल पाता। तो पर्याप्त विपणन और इसकी सुविधाओं के अभाव के कारण भी कृषि बाजार में कृषि बाजार प्रभावित होता है। और अगला जैसे अपना टॉपिक है विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो विपणन प्रणाली कैसे होती है कि मतलब आपके बाजार आधारित क्रियाओं को सरकार द्वारा कैसे सुधारा जा रहा है। तो वर्तमान समय में अपना देख रहे हैं कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नियमित मंडियों की स्थापना की जा रही है हर जगह पर, और मंडियों की स्थापना की जा रही है, वहाँ लोगों की भर्ती की जा रही है, जिससे कहते किसान अपना अनाज सही टाइम पे सही जगह पे अपना अनाज बेच देते हैं, और जिस कारण क्या होता है कि उनको अपना मूल्य भी मिल जाता है और साथ ही साथ अनाज भी सुरक्षित हो जाता है। तो नियमित मंडियों की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है। कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए भंडार गृह की सुविधाओं का उपयोग, मतलब जैसे क्या होता है कि कई फसलें ऐसी होती हैं जिनको तुरंत मांग नहीं होती लेकिन 2 महीने 1 महीने बाद, तो उनको भंडार गृह यानी शीतलन गृह में कैसे सुरक्षित रखना है। कृषि उत्पादों को संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के भंडार गृह की सुविधाएं दी जा रही है, जो किसानों के लिए भी सही है, क्योंकि अपना अनाज या फिर अपनी फल सब्जियां ऐसे समय पे बेच सकते हैं जब उनको ज़्यादा दाम मिलेगा। तो ये भी एक तरह से सरकार द्वारा उसके मानक बाट व नापतोल की अनिवार्यता कर दी गई है, मतलब एक निश्चित राशि तय कर दी गई है कि 1 किलो या फिर 1 क्विंटल में इतना ही आप नाप तल सकते हैं, इतने क्षेत्र को या मतलब इतने क्वांटिटी को आप 1 क्विंटल बोलेंगे। तो मानक बाट और नापतल की अनिवार्यता को भी सरकार द्वारा सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि किसानों द्वारा गलत ना हो सके। रियायती यातायाती व्यवस्था की उपलब्धता, मतलब ऐसा होता है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं, कुछ ग्रामीण लोग जो अपना कच्चा माल ले जाके कहीं बेचना चाहें तो उनको यातायात नहीं मिल पाता है, उनके पास वाहन सुविधा नहीं होती है। तो रियायत दाम पर, मतलब कम पैसों में उनको वाहन की सुविधा दिलाती है सरकार, जिससे वे अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां चाहें बेच सकते हैं। तो ये भी विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा ये उठाए गए कदमों से एक है। और जैसे पांचवा में दिए है कृषि एवं संबंध वस्तुओं की श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण की व्यवस्था, मतलब है कि केंद्रीय श्रेणी नियंत्रण प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में है, मतलब इसका जो केंद्र है वो महाराष्ट्र में है। कृषि एवं संबंध वस्तुओं में मतलब कृषि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हो गई कृषि क्षेत्र में, जैसे अनाज हो गए, उनसे संबंधित फल सब्जी या फिर संस्कृत जो क्षेत्र, उनका श्रेणी से विभाजन किया जाता है कि इन श्रेणी में इस तरह के अनाज आएंगे, दालों में ये दाल उचित है, इनका ये मानक होगा, इनमें इतनी प्रोटीन क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर उसका मानवीकरण की व्यवस्था भी की गई है ताकि वो उचित और उनके किसी प्रकार की खराबी ना हो पाए। तो इस तरह से कृषि एवं संबंध वस्तुओं के श्रेणी विभाजन के द्वारा भी सरकार विपणन प्रणाली को सुधार रही है, जिसका नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ देखा गया है, महाराष्ट्र में रखा गया है। वहीं के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के नियमन निकाले जाते हैं, जिसके क्या होता है कि लोग उस नियमों के द्वारा अपना जो कृषि संबंधित जो भी
सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका उनको मानकीकरण प्राप्त जानकारी होती है, तो उस तरह से वो अपना कृषि सामान खरीद लेते हैं। और छठवें नंबर में जैसे दिया गया है आपका भंडार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक में भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई, केंद्रीय गोदाम नियम सीडब्ल्यूसी आदि की स्थापना। जैसे एफसीआई सीडब्ल्यूसी क्या करती हैं कि भंडारण क्षमता को बढ़ाने का एक तरह से सरकार का जरिया है। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां से आप क्या होते हैं कि मंडियों से आप जो मंडियों में आप जो अनाज बेचते हैं, मंडियों से अनाज ये एफसीआई के गोदाम में आता है। और केंद्रीय गोदाम निगम, यहाँ दो जगह अपना आप अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, जिसको आपातकाल के समय और विभिन्न सरकारी योजनाओं के टाइम पे यहाँ से निकाल के लोगों को वितरित किया जाता है। तो ये भी सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। और साथ में जैसे ये दी गई न्यूनतम समर्थन कीमत नीति, ये एमएसपी पॉलिसी ऐसी होती है कि पहले क्या था कि लोग बाग जो अनाज उगाते थे उनको साहूकार और जो महाजन होते थे वो घर से उठा ले जाते थे, उनका वो उचित दाम नहीं देते थे, मतलब मनमाना दाम देते थे कि हमको जितना देना हम उतना ही देंगे, हमको आपसे मतलब नहीं है। तो इस तरह न्यूनतम समर्थन नीति को एमएसपी के द्वारा विभिन्न अनाजों को सरकार क्या कर रही है कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रही है कि इससे कम आप बाजार में नहीं खरीद सकते, व्यापारी इससे कम में नहीं खरीद सकते। जिससे क्या होता है कि लोगों को उनका जो उचित रेट होता है उस अनाज का वो मिल जाता है, तो किसानों का उनकी अनाज का उनका प्रॉपर मूल्य मिलता है। विपणन सूचना का प्रसार किया जाता है विभिन्न मतलब आपके न्यूज़पेपर द्वारा, मास मीडिया द्वारा, इन सब के द्वारा विपणन सूचना का प्रसार किया जाता है। विविधीकरण में जैसे आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से में के अन्य और किसी क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसर ढूंढने की प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। मतलब कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति जैसे हो गई और उसमें वैकल्पिक रोजगार की तलाश के लिए आप जो भी क्रिया करते हैं उसे कृषि विविधीकरण कहते हैं। और जो कृषि विविधीकरण में क्या होता है, फसलों के उत्पादन में विविधीकरण होता है। फसलों के उत्पादन विविधीकरण से तात्पर्य है इसके अंतर्गत एक फसल की बजाय बहुफसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे एक टाइम पे आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बहु उत्पादन प्रणाली से क्या फायदा होता है, मानसून की कमी के कारण होने वाली खेती की जोखिम को कम किया जा सकता है। यह खेती के व्यापारीकरण को भी बढ़ावा देता है, मतलब कम पैसों में कम समय में आपको दुगना फायदा देता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी मानसूनी किस्में होती हैं कि जिसमें कम पानी बरसने की वजह से उनमें कीड़े लग जाते हैं, और उनके साथ आप किसी और फसल को उत्पादन करते हैं जो उस कीड़े के प्रति रेजिस्टेंस है, तो वो फसल भी बच जाती है। और साथ ही साथ आपका एक टाइम पे दो फसलों का आप जब उत्पादन करते हैं तो आपको एक साथ आपका पैसा डबल हो जाता है। तो ये तरह से आपका ये खेती में व्यापारी विविधीकरण जो होते हैं फसलों के उत्पादन में, ये खेत के व्यापारीकरण को भी बढ़ावा देता है। और दूसरा क्या होता है विविधीकरण, उत्पादन गतिविधियों अथवा रोजगार का विविधीकरण। इसमें क्या होता है श्रम शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि कार्यों जैसे पशुपालन में लगाना, मत्स्य पालन में लगाना, बागवानी में आदि में लगाया जाता है। तो इस तरह कृषि विविधीकरण द्वारा भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। जैसे पशुपालन में क्या होता है कि कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनसे आप मांस एकत्रित कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन हो गया, और कुछ होते हैं जिनमें आप दुग्ध उत्पादन भी कर सकते हैं। मत्स्य पालन द्वारा मछलियों को किया जाता है, बागवानी आदि में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और अपना जो लास्ट टॉपिक है ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार को गैर कृषि क्षेत्र, मतलब ये पशुपालन द्वारा भी रोजगार दिया जा सकता है, मछली पालन द्वारा भी दिया जा सकता है, मुर्गी पालन भी एक अच्छा तरीका होता है, गांव में आप मुर्गी पालन खोल लें। मधुमक्खी पालन हो गया, इसमें भी सरकार सब्सिडी देती है, और आपको जो छत्ते के लिए स्ट्रक्चर होते हैं वो सरकार प्रदान करती है। बागवानी भी आप एक तरह से ये कर सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा तरीका होता है। कृषि के अलावा भी आप विभिन्न प्रकार के गैर कृषि क्षेत्रों से भी आप ग्रामीण क्षेत्र में पैसा कमा सकते हैं। यहाँ जूम आउट हो गया है, तो इसका जूम इन करने के लिए तो ये आप जैसे देखेंगे। और छठवां क्या होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग लगा के भी आप विभिन्न प्रकार के गैर कृषि क्षेत्र से भी आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जैविक कृषि होगी, जैसे कि जैविक कृषि में हमने बताया जिसमें पशुओं हरी खाद का प्रयोग करके खेती की जा सकती है, जिससे क्या होता है कि आपका जमीन का भी संरक्षण होता है और आप उसके प्रति जागरूक भी होते हैं। जैविक कृषि के लाभ में आपका जैसे पहले में हो गया, आपके जैविक खेती से मृदा का जैविक स्तर बढ़ता है, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ भी प्रदान करता है। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खादें सस्ते होती हैं और टिकाऊ होती हैं। जैविक खाद में हमें पौष्टिक और स्वादवर्धक भोजन प्राप्त होता है। और जैविक खाद क्या होता है पर्यावरण मिश्र होते हैं, इसमें रासायनिक प्रदूषण नहीं होता है। और छठवां होगा छोटे व सीमांत किसानों के लिए सस्ती प्रक्रिया है, मतलब आपको फर्टिलाइजर नहीं खरीदना पड़ेगा तो आपका पैसा नहीं जाएगा। यह धारणीय कृषि को भी बढ़ाता है। और जैविक खेती क्या होती है संप्रधान तकनीक पर आधारित है।
इस तरह से ये जैविक खेती के लाभ होते हैं। तो जैविक खेती अपने अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो उसको सरकार भी प्रमोट करती है और विभिन्न प्रकार के योजनाओं द्वारा आपको उसका लाभ भी प्रदान करवाती है। तो इस तरह आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ आपका। जो अगर आपको ये सही लगा तो आप इसमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, कुछ सुधार करना हो आप वो भी बताएं, और अगर इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि हाँ यहाँ एक सीरीज चल रही है, उनको जोड़ें और इस तरह पर प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू। आप मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।